तो अब हम बात कर रहे हैं सेल्स की। तो ये सेल्स के बारे में मैंने आपको सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, अब इसके बाद सेल के बारे में देखा जाए। सेल्स को कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूक्लियस की कॉम्प्लेक्सिटी के बिना पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मेरे बच्चों, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल वो न्यूक्लियस होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यू का मतलब होता है ट्रू, प्रॉपर। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, वो सेल क्या कहलाएगा? आपके जिस्म के अंदर, प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर जो सेल्स हैं वो, लेकिन जितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताऊं, जरा देखो, सब बच्चों को नजर आ रहा है पीछे से या बड़ा बनाओ? नजर आ रहा है बेटा? मेरे बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। देखो, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक, लिखो नहीं, पहले मैं सब लिखवा भी दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा आपको। पहले सुनिए, पीछे वाले मेरे सारे बच्चों को समझ आ रहा है? पीछे किसी बच्चे को ऐसा नहीं आवाज नहीं आ रही? तो ये पहली बात, तो ये बैक्टीरिया है मेरे बच्चों। इस बैक्टीरिया के अंदर, इस प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। देखो, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आउटर जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसका नाम क्या होता है? हाँ, क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। कभी कभार इसका नाम क्या होता है? कैप्सूल। जो बीच वाली लेयर है, इसका नाम क्या है? क्या है? सेल वॉल। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर ये जो थ्रेड लाइक चीज, लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? फ्लैजेला। इसके अंदर ये जो सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा है, ये डीएनए की एक खास शक्ल है, फॉर्म है, ये सर्कल फॉर्म में। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड। और ये वाला जो चेन की तरह नजर आ रहे हैं, ये एक नाम सुना होगा, राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाएगा प्रोटीन मशीन या प्रोटीन फैक्ट्री। वो स्ट्रक्चर जिनका काम है प्रोटीन बनाना, वो एक लंबे थ्रेड के अंदर ये जुड़े हुए होते हैं। इनको नए नाम देते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा? पॉलीराइबोसोम। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके अंदर कहीं कहीं पर ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है ऐसे, ये कहीं कार्पेट फोल्ड होते हैं। इस फोल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बच्चों? क्या कहते हैं इसको? मीसोसोम। मीसोसोम। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? क्या कहते हैं? पाइलस। पाइलस। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आ सकते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक कौन कौन आता है जरा सुनो। एक होता है नॉर्मल बैक्टीरिया, एक होता है साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है माइकोप्लाज्मा। ये बताओ बच्चों, बैक्टीरिया कहां मिल सकते हैं? कहां पाए जाते हैं बैक्टीरिया? बॉडी के अंदर। पक्का? बॉडी के बाहर। मेरे बच्चों, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया ना हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं है।
ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, पानी में, हवा में, जिस्म के ऊपर, जिस्म के अंदर, लैंड पर, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके लिए मेरे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। आपके जिस्म में बैक्टीरिया है? डू यू हैव बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी? कहां पर है बताओ? आपकी आंतों में, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहा जाता है माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, आपकी बॉडी में कुछ विटामिन्स बना के आपको देते हैं। तो इस एतबार से वो आपके लिए, मेरे लिए कैसे बैक्टीरिया होगा बच्चों? फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया, सॉरी, ये कुछ बैक्टीरिया आपके लिए यूजफुल है। तो बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पाए जा सकते हैं। ये बताइए आपके घर में दूध आता है, मिल्क, क्या आप दूध को ऐसे ही पी लेते हैं? बॉइल क्यों करते हैं? आपको ये मालूम है गर्म करने से, हीट करने से बहुत सारे वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आप उसको पी लेते हैं दूध। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उबालने पर भी 100 डिग्री पर भी मरते नहीं। इधर देखो, एक बैक्टीरिया का नाम बताऊं जो 100 डिग्री पर भी सर्वाइव कर सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम है कौन सा? थर्मस एक्वाटिकस। एक्वा मतलब वाटर, थर्म का मतलब ही टेम्परेचर। तो ये बैक्टीरिया 100 डिग्री पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन को झेलने की कुव्वत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको ये वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। कौन सा? कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन को झेलने की टेंडेंसी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको हम ये वाला बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जो एनिमल होते हैं, काव है, बफलो है, बुल है, इनका जो डंग होता है, इनका जो गोबर होता है, ये डंग, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया, उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके डंग के अंदर, उसको बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाए। बायोगैस प्लांट समझते हो? गोबर गैस प्लांट जो होता है जिसमें से गैस निकलती है, तो वो गैस प्लांट के अंदर वो बैक्टीरिया, वो सारे जो बायोगैस प्लांट होता है उसके अंदर का डंग जब डालते हैं तो अंदर हवा एयर टाइट होती है, अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। उस ऑक्सीजन की एब्सेंस में बिना हवा के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया को ये नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? मेथेनोजेंस। मेथेनोजन वो बैक्टीरिया हैं जो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन को झेलने की जो टेंडेंसी रखते हैं, उनका नाम क्या है? आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा जो बैक्टीरिया का नाम अभी मैंने बताया, उसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आम जबान में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने देखा होगा किसी नदी के किनारे जहां गंदगी होती है, आप देखेंगे पानी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है। तो जो पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर आती है, वो किसकी होती है? साइनोबैक्टीरिया की। ये बताओ बच्चों, किसी नदी के ऊपर, यहां पर कोई कॉलोनी है, यहां पर ये वाटर बॉडी है, नदी है। नदी के ऊपर अगर यहां पर नदी के ऊपर कोई ग्रीन ग्रीन लेयर नजर आती है पानी के ऊपर, इस पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर नजर आती है, इसका नाम क्या होता है? क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। पानी के ऊपर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का होना, इसको क्या कहते हैं? ये यूजफुल है हमको पानी के लिए। क्यों? क्यों? देखो, ये एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, पानी में जो फ्रेश ऑक्सीजन है ना, वो मिक्स नहीं हो पाती। उल्टा पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको ये साइनोबैक्टीरिया क्या करना लगता है? इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की मिकदार है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पानी में जब घटने लगता है, इस पानी में ऑक्सीजन के लेवल के घटने को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन।
अगर यूट्रोफिकेशन होगा तो पानी में एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाली मछलियां, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, समझ आ रही है बात? तो ये एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं ये सारे बैक्टीरिया। तो इसके यूजफुल एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। तो बहरहाल हम बात ही कर रहे थे बेटा कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो दो टाइप के सेल बताए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, तो आपको पहले बताना है एक ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें देखो यहां कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं। जैसे आपके सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, फंगस सेल में न्यूक्लियस होता है, यहां पर कहीं न्यूक्लियस नहीं है। तो इस बात से इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर डीएनए होता है। देखो आपके अंदर, मेरे सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में डीएनए होता है, लेकिन डीएनए के ऊपर एक झिल्ली होती है, कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर वो मेम्ब्रेन नहीं, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। और एक और बात बच्चों, हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए के साथ खुदा ने यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोटीन्स दिए हैं जिनका नाम क्या होता है? कौन से प्रोटीन्स होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। क्यों देते हैं? क्यों हमारे अंदर क्यों प्रोटीन्स हैं? इन प्रोटीन्स का काम है डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। कैसे? डीएनए की फुल फॉर्म बताना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एसिड यानी इसके अंदर ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बेसिक। तो बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो उसको न्यूट्रल कर देता है। डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, हिस्टोन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो चार्ज भी बैलेंस हो जाता है, इसलिए आपके डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। समझ आ रही है बात? डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। सारे बच्चे नोट बुक्स बंद कर दीजिए, बुक्स नहीं खोलिए, यू डोंट नीड टू ओपन द बुक, बुक बंद कर दीजिए, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। जो बातें मैं बता रहा हूं घर जाके आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी पहले ध्यान दें यहां पर। तो बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और बच्चों इसमें मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। किसमें? प्रोकैरियोट में। जैसे आपको मालूम है यूकैरियोट्स में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी apparatus, ये सारी की सारी चीजें यहां नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल नहीं है। और बच्चों अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, क्या? राइबोसोम, जिनको कहते हैं प्रोटीन मशीन, सेल की प्रोटीन मशीन्स। प्रोटीन जो बनाने का काम करते हैं वो राइबोसोम करते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं कौन से? 70S और 80S। कौन से? 70S और 80S। ऊपर वाला जो 70S राइबोसोम है वो किसमें होते हैं? और 80S वाले राइबोसोम, अभी आप पूछेंगे सर ये एस क्या है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ समवट ऐसा होता है। राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, ऊपर वाला यूनिट कहलाता है लार्ज सब यूनिट और छोटा वाला यूनिट कहलाता है स्मॉल सब यूनिट। दोनों को मिलकर, और इन दोनों यूनिट्स को बीच में ज्वाइन करने के लिए, चिपकाने के लिए बीच में किस चीज की जरूरत होती है? मैग्नीशियम आयंस की। मैग्नीशियम आयंस आर नेसेसरी फॉर बाइंडिंग बोथ द यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। समझ आ रही है बात? दोनों राइबोसोम के यूनिट्स को आपस में बाइंड करने के लिए मैग्नीशियम आयंस जरूरी है। और ये पूरा राइबोसोम, ये प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम है तो इसको कहते हैं 70S। और अगर यूकैरियोट्स में है, आपके मेरे सेल में है, तो इसको कहते हैं क्या? 80S। S का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे S का मतलब बताना, क्या कहते हैं इसको? स्वेटबर्ग यूनिट, या क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेटबर्ग यूनिट। बस ये समझ लो, याद रखो कि राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम किसमें होंगे? प्रोकैरियोट। 80S राइबोसोम किसमें होंगे?
मेरी बात समझ आ रही है? तो मेम्ब्रेन वाली कोई ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग, कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन यहां मौजूद नहीं है, और 70 टाइप के राइबोसोम होते हैं। जब राइबोसोम एक चेन के अंदर पिरे हुए होते हैं, जैसे तस्बी के दाने होते हैं, तस्बी के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं, दाने होते हैं, इसी तरह से अगर राइबोसोम एक चेन के अंदर पिरे हुए होते हैं तो कई सारे राइबोसोम, तो उसको नाम क्या दिया जाता है? पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे। राइबोसोम का एक क्लस्टर, राइबोसोम का एक यूनिट, बहुत सारा क्लस्टर का यूनिट, इसका नाम पॉलीराइबोसोम है। और इसके अंदर बाहर वाली कवरिंग का नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, जिसका दूसरा नाम कैप्सूल। मिडिल वाली लाइनिंग का नाम क्या है? सेल वॉल। ये सेल वॉल बच्चों बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करने के लिए सबसे अहम है। जब तक बैक्टीरिया की सेल वॉल सही सलामत है तब तक बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। अगर आपने बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ दिया तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो जितनी भी ज्यादातर एंटीबायोटिक्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे टाइफॉइड में, कॉलरा में, बहुत सारी बीमारियां जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, उनके केसेस में, उन बीमारियों के अंदर हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उन एंटीबायोटिक्स का काम होता है इस सेल वॉल को तोड़ देना। बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ दी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है ये याद रखना। बैक्टीरिया की सेल वॉल एक टाइप का पॉलीमर है, उसका नाम होता है क्या? क्या नाम है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये होगी बात। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे जानवर अपने बच्चों को जबान से लिक करते हैं, चाटते हैं। टाइगर में देखा होगा, लाइन में देखा होगा, और आपने कैमल में देखा होगा, गोट में देखा होगा। ये एनिमल अपने बच्चों को जबान से लिक करते हैं। इनके बैक्टीरिया को मार देते हैं। इनके सलाइवा में, आपके मेरे सलाइवा में अल्लाह ताला ने आपको एक एंजाइम मुहैया कराया है, जिसका नाम क्या होता है? क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। एक एंजाइम है जो तुम्हारे और मेरे सलाइवा में मौजूद है। ये क्या करता है? इसकी सेल वॉल को तोड़ देता है। किसकी? जैसे जो काम एंटीबायोटिक करते हैं ना, वही काम इसका होता है। तो लाइसोजाइम का मतलब होता है एंजाइम, माइक्रोब को मार देना, सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना। जब आप कोई चीज खाते हैं, कितना भी हाइजीनिक फूड आप लेंगे तो उसमें जरूर यहां से यहां तक लाने पे माइक्रोब जरूर लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर इसमें इन्फेक्ट कर देते हैं। तो आपके खाने, आपके ग़िज़ा के साथ जो फूड अंदर जाता है, उसको मारने के लिए आपको मुझे ये एंजाइम दिया गया है, लाइसोजाइम। ऐसा ही एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को लिक करते हैं जबान से। तो वो अपना सलाइवा अपने बच्चों के जिस्म पे अप्लाई करते हैं। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? उनकी बॉडी के सरफेस पे जो माइक्रोब होते हैं काफी हद तक वो, जिसकी वजह से उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ते, हेल्दी रहते हैं। समझ आ रही है सब? ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी समझ आ गई। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70 टाइप के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। और बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवलप होता है, उसमें 3 कवरिंग होती है, इसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। एक और चीज बताता हूं, ये तो न्यूक्लियस के बेसिस पे मैंने आपको बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक सेल बताया। ये प्रोकैरियोटिक सेल शेप के बिना पर 4 टाइप के हो सकते हैं। शेप के बेसिस पर एक होता है कौन सा? बैसिलस। रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये वाला जो मैंने बताया है, वो बैसिलस। दूध में जो बैक्टीरिया होता है इसी शेप का होता है। दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो यही वाला होता है। सर ये इसमें कलर होता है? अभी बताता हूँ। कलर हम स्टेनिंग करते हैं तब बताते हैं। देखो, बैसिलस रॉड शेप का बैक्टीरिया, दूध में यही वाला इसी शेप का बैक्टीरिया होता है। और एक होता है बेटा कौन सा? कोकस। कोकस कहते हैं स्फेरिकल। इस स्फेरिकल जो शेप का बैक्टीरिया होता है इसको कोकस कहते हैं। आपने एक नाम सुना? निमोनिया। निमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस की बात हो रही है, इसका मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है विब्रियो। विब्रियो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कॉमा शेप का होता है। कॉमा शेप।
कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, इसको विब्रियो कहते हैं। एक नाम सुना है, बीमारी होती है कॉलरा, सुना ना कॉलरा? कॉलरा कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है जिसमें पेशेंट को वॉमिटिंग, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइप का बैक्टीरिया जो है वो किस शेप का होता है? विब्रियो। इसका पूरा नाम होता है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। तो वो बैक्टीरिया इस शेप का होता है। और एक हेलिकल शेप का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्पाइरिलियम, ऐसा बैक्टीरिया। तो शेप के बिना पर बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है? आप कर दो बेटे, सब बच्चों समझ आ गया ना? क्या बैक्टीरिया हमारे लिए किसी तरह से यूजफुल हो सकता है? कैसे? हाँ, कुछ बैक्टीरिया फ्रेंडली होते हैं, जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया वो फ्रेंडली बैक्टीरिया। और दही में जो दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। और जी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। और सलाइवा में, सलाइवा बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आपको मैंने वर्ड सुना सिरका, विनीगर। विनीगर जो सिरका होता है, गांव में कई बार सिरका जब बनाते हैं जूसेस को, तो उसमें एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है कौन सा? एसिटोबैक्टर एसिटाइल। ये बैक्टीरिया है जो विनीगर बनाने में यूज होता है, विनीगर बनाने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। एक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसमें से एंजाइम निकलता है, उससे एंजाइम से भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जिसका पानी को साफ करने में मदद मिलती है, इस बैक्टीरिया से, इसका नाम होता है कौन सा? सूडोमोनास। तो देयर आर सम बैक्टीरिया जो आपके लिए, मेरे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। कुछ डिजीज कॉज करने वाले भी हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। समझ आ रही है बात? ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ऐसी बोल रहा हूं? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल अगली क्लास में मैं डायग्राम बनवाऊंगा आपको, और आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। समझ आ रही? क्योंकि आपके पास यू डोंट नॉट हैविंग मच टाइम फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम करीब हैं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं पहले थोड़ा सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स और आपको डायग्राम बना, क्योंकि एग्जाम में यू मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ द डायग्राम, सेल ऑर्गेनेल्स के डायग्राम्स, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डायग्राम, उसमें डिस्टिंग्विश ये आपको करने को एग्जाम में बोलेंगे। नाउ यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिस सेल में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, ऐसे सेल क्या बोलते हैं बेटे? यूकैरियोटिक। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? मेरे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल, फंगस का सेल, यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, देखिए।
से ध्यान होता है। अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक सेल, ये आपके अंदर एक ब्रीफ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये जो बाहर आप देख रहे हैं कवरिंग, ये क्या है? सेल वॉल, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिपिड होता है इसका नाम साइटोप्लाज्म। ये वाला पार्ट है वैक्यूल। वैक्यूल की कवरिंग का नाम होता है टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसका नाम क्या है? सेल सैक। ये वाला पार्ट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये वाला पार्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं गोल्गी अपैरेटस, जिसको प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में इसका दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिसको किचन ऑफ प्लांट सेल या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। तो ये कुछ एक लाइन आउटलाइन स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा ये यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहली बात आपने देखा ये डीएनए है, ये क्रोमेटिन है। अंदर जो थ्रेड दिख रहा है ना, ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। आपको मालूम है एक सेल का अप्रोक्सीमेटली साइज कितना होता है? एक नॉर्मल सेल का साइज जो है माइक्रोन में होता है। माइक्रोन 1/10⁶। एक सेल का साइज माइक्रोन में होता है। इस बात को आप इस बात से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नीडल हेड पे तकरीबन 20,000 सेल्स को आप इस पे प्लेस कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, एक नीडल हेड के ऊपर तकरीबन 20,000 सेल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नीडल हेड। इमेजिन उसमें से एक सेल का साइज कितना छोटा होगा और उस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो उससे भी कितना छोटा होगा। और इतने छोटे से न्यूक्लियस में इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, जो थ्रेड होता है, वो तकरीबन 2.25 से 2.5 मीटर का होता है। 2.25 से 2.5 मीटर का थ्रेड। एक, दोबारा सुनिए, नीडल हेड के ऊपर 20,000 सेल्स रख सकते हैं। उसमें एक सेल कितना छोटा होगा, उसमें न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। इतने छोटे सेल में 2 से 2.5 मीटर का थ्रेड कैसे अकोमोडेट करता होगा, ये इंसान की अकल से बाहर है। कुछ चीजें हम समझते हैं, हम जब इसको स्टडी करते हैं कि इतने छोटे सेल में इतना बड़ा थ्रेड, 2 से 2.5 मीटर का थ्रेड कैसे अंदर समाता होगा, अकोमोडेट होता होगा, इसके बारे में इंसानी अकल फेल हो जाती है। और उसके बाद हम कहते हैं देयर हैज टू बी सम सुपरनैचुरल पावर। इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल पावर ही हो सकती है। उसको हम अल्लाह कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको खुदा कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये जो सेल है इसके अंदर बाहर वाली जो आपने इसमें सबसे पहली बात देखी, इसके अंदर जो डीएनए है उसके ऊपर प्रोटेक्शन कवरिंग है। कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं थी। यहां पर न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं थी। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स नहीं थी। यहां देखो, यहां मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक में मेम्ब्रेन है, यहां पर मेम्ब्रेन है, यहां मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स यहां होती है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप के राइबोसोम होते हैं बच्चों? ATS। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री हो सकते हैं और कुछ राइबोसोम कहां हो सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, उसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ। इसलिए ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मेरी बातें समझ आ रही हैं कुछ? ओके। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, नहीं होती, कवरिंग नहीं होती, झिल्ली नहीं होती है। और ये राइबोसोम कौन से वाले होते हैं? ATS। कौन से वाले राइबोसोम होते हैं? ATS टाइप राइबोसोम।
ये कुछ बातें थी जो कि यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। मेरे बच्चों को थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल। मेरे अभी बताऊंगा लाइक्स को। अभी मैं यूकैरियोटिक सेल की सारी चीजें एक एक करके वन बाय वन आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर हम सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सारी चीजें प्लास्टिक एक एक करके सारी ऑलरेडी कवर करें। पहले मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, फिर उसके बाद इसको नोट्स बता दूंगा। तो अभी एक एक चीज आपको समझनी जरूरी। बेटा अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे। तो लाइसोसोम जितनी भी ऑर्गेनेल एक यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, वो सारी की सारी में एक एक करके कवर करूंगा। ये बताओ, जब किसी इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में किस चीज की कमी होती है? पानी की कमी होती है और सॉल्ट की कमी होती है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया तो पानी की और सॉल्ट की कमी होती है। तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या लेते हैं? ओआरएस लेते हैं। ओआरएस आपके पास नहीं है तो अगर ओआरएस नहीं होता, आपके घर में ओआरएस नहीं है, तो पानी में आप थोड़ा सा नमक और शुगर ऐड करके ले सकते हैं। ये बताएं आप, पानी में आपकी बॉडी में कमी किस चीज की थी? सॉल्ट एंड वाटर की। तो पानी में शुगर क्यों ऐड करी? पानी में शुगर क्यों ऐड करी? एक सवाल, ये मैंने एक सांस में आपसे आंसर पूछूंगा, नहीं आएगा मैं जवाब दूंगा। दूसरा सवाल सुनिए, आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? आपके जिस्म के अंदर कौन सा ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, पावर हाउस ही नहीं होता? जो एनर्जी देने वाली ऑर्गेनेल है वही नहीं है। कौन सा सेल है? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, कौन सा सेल पूछा मैं? आपकी बॉडी में कौन सा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? वो है आरबीसी या रेड ब्लड सेल। आपका जो आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर पावर हाउस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 4 महीने, 120 दिन, 120 डेज। तो मेरे बच्चों मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आरबीसी तुम्हारा, एक आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, 4 महीने तक इसको एनर्जी कहां से मिलेगी जब इसके पास पावर हाउस ही नहीं होता? आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबके पास पावर हाउस है, लेकिन आरबीसी में पावर हाउस नहीं होता ना। बोलिए बोलिए, शाबाश। किसी को आंसर मालूम है तो बताएं जरूर। जी बेटे जोर से बोलिए, मास्क नीचे करिए, मुझे समझ नहीं आया। H2O को मेरा सवाल ये था, आरबीसी आपके जिस्म का एक वाहिद ऐसा सेल है जिसके पास पावर हाउस नहीं है, एनर्जी देने वाली ऑर्गेनेल, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और 120 दिन तक इसको जिंदा रहना है। तो 120 दिन तक इसको एनर्जी कहां से मिलेगी जबकि पास इसके पावर हाउस नहीं है? जी ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज तो फ्यूल है, फ्यूल को तोड़ने वाला जो मेन इंजन है, जो पावर हाउस है, वही नहीं है। बोलो बोलो, मेरा क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। मैंने आपसे ये कहा, आप और मैं, आप, मेरी बॉडी सेल्स से बनी है, और सेल्स आपकी बॉडी में सारे के सारे सेल कैसे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल होती हैं, और ये वाली ऑर्गेनेल भी होती है कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वो ये वाला सेल है। कौन सा? रेड ब्लड सेल। आरबीसी के पास, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। न्यूक्लियस की बात बाद में करेंगे, पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी देने वाली ऑर्गेनेल नहीं है। तो 4 महीने तक इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, बस ये बताइए। कौन बताएगा? माही? जी बेटे, एटीपी बनाने का काम ही माइटोकॉन्ड्रिया का। जी बताएं। डीएनए का काम एनर्जी जनरेट करना थोड़ी होता है बेटा। क्लोरोप्लास्ट को तो किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। अच्छा चलो ये बताओ, ये एक बात और बता दो,
आपकी बॉडी में एक सेल में हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर? आरबीसी को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए आपके एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर इन वन सेल? हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन वन सेल? 4। मेरे बच्चों आरबीसी सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमारे सेल्स में किसी भी सेल में फिक्स नहीं होता, इसका नंबर घटता और बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी का जो जिस पार्ट को आप ज्यादा यूज में लाते हो, सपोज आप बैडमिंटन खेलते हो, रोजाना प्लैंक और लेंस खेलते हो, इन मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा बनस्पत दूसरी मसल्स। जो रिक्शापुलर जो होते हैं अपनी लेग की मसल को ज्यादा यूज में लाते हैं, तो वो उनके अंदर लेग की मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे इसके मुकाबले। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार जो होते हैं, आपने देखा होगा हैमर चलाते हैं, उनकी ये वाली मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के दूसरे बॉडी के पार्ट के मुकाबले में ज्यादा होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमारे आपके सेल में फिक्स नहीं है, घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बोर तो नहीं हुए? थक गए? थक गए थे कुछ बच्चों का कहना है। हाँ थक गए? आज इतना ही रहने में ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं आपको।